Dear students, welcome to SP Smart's Bridge Course in Physics, Day 3rd. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल फोर्सेस, उनकी नेचर, उनकी स्ट्रेंथ, यानी एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? पहले तो हमें नाम पता होना चाहिए फंडामेंटल फोर्सेस के क्या क्या हैं। देखिए, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे आप भली भांति परिचित हैं, है ना। कोई भी चीज़ है वो ज़मीन की तरफ ही गिरती है। यू ड्रॉप अ बॉल, वो अर्थ की तरफ गिरेगा। पेड़ से कोई फ्रूट का है पीस, वो नीचे ही गिरता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि न्यूटन ने देखा था एप्पल ज़मीन की तरफ गिरा व्हेन इट ब्रोक ऑफ फ्रॉम अ ट्री ब्रांच। तो चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी ये बेसिकली तो दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आपने बचपन से देखा हुआ है। कई छोटे मोटे टॉयज़ होते हैं जिसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर आप बालों में अपना कॉम्ब घुमाएं और वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उठाने में सक्षम हो जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कंबाइंड नेम बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे भी आप भलीभांति परिचित हैं। अब रही बात की वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हैं, ये तो मुझे पूरा यकीन है इनके बारे में आपने एवरीडे लाइफ में कभी ना देखा ना सुना। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। फिलहाल देखें इनमें से नेचर के अंदर जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी है। बेटा, ग्रेविटेशनल इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स यही है। लेकिन हैरानगी की बात है कि इतनी कमज़ोर होने के बावजूद इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना। अर्थ सन से जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी तो अर्थ सन का चक्कर काटती है। मून अर्थ से जुड़ा हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी तो ये अर्थ का चक्कर काटता है। सभी प्लैनेट सन का चक्कर काटते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी ना होती तो थिंग्स वुड हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, प्लैनेट्स, सन सब एक दूसरे दूर चले जाते, देयर वुडंट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमज़ोर होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। लेकिन इसकी वीकनेस मतलब सबसे कम है, ये सबसे कमज़ोर फोर्स नेचर में यही आपको मिलेंगी। बट इसकी एक खासियत है, इट हैज़ लार्जेस्ट रेंज। तो हम कह सकते हैं वीकेस्ट इन नेचर तो है, बट इसकी रेंज लार्जेस्ट है। देखो ना, सन करोड़ों क्या खरबों किलोमीटर दूर है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे, येट सन का अट्रैक्शन अर्थ तक है ना। तो आपने देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट होने के बावजूद रेंज बहुत बड़ी है, दूर तक इसका असर होता है। अच्छा, अब दूसरी बात है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स के अंदर वो है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम ही उसका है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। और इसके बारे में अजीब बात है कि इसकी रेंज बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। ये पता कितना होता है? मैं आपको लिख के बताऊँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीटर। अरे कितना कम फोर्स है ना, लगभग ज़ीरो ही कहो इसको। इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। लेकिन फिजिक्स में हर चीज़ को बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। इसको बेशक प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहेंगे इसका क्या महत्व है, ये तो बहुत ही कम है, फिर भी इसको 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी कहा जाता है। इसी 10⁻⁻5 को हम फर्मी के नाम से जानते हैं। 10⁻⁻15 को फर्मी वॉज अ साइंटिस्ट, उसके नाम पे ये यूनिट बनाया गया। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो सबसे छोटा रेंज रखती है, शॉर्टेस्ट रेंज है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वीकेस्ट बट रेंज उसका लार्जेस्ट है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो दिस। बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट फोर्सेस के बारे में जानकारी तो ले ली, अब जो इंटरमीडिएट है यानी इन बिटवीन जिनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो देखें। ये इस कंपैरेटिव चार्ट द्वारा हम बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, 100% वैल्यू यानी 1 इसकी वैल्यू अगर हम ले लें, मैंने कहा ना अगर इसको 1 कंसिडर करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुने कमज़ोर है, 1/100 टाइम कमज़ोर है। इसे 10⁻⁻2 कहते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। 10⁻⁻2 मतलब 1/100। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे भी कमज़ोर है, 10⁻⁻13 उसका वैल्यू। और ग्रेविटेशनल सबसे कमज़ोर 10⁻⁻39। तो बेटा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर स्ट्रेंथ 1 है तो उससे कहीं कमज़ोर, वेरी वेरी वीक 10⁻⁻39 है स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन बिटवीन क्या रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उससे 100 गुने कमज़ोर है, और फिर आता वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि 10⁻⁻13 स्ट्रेंथ है इसकी।
ठीक है, इसके यूनिट्स नहीं दिए गए, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन में यूनिट्स नहीं होते। हम ये बताते कोई किससे कितने गुने ज़्यादा है, कितने गुने कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्ट्रेंथ के कोई यूनिट नहीं लिखने हैं, ये कंपैरिजन में आ रहा है, राइट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि कभी एग्जाम में आ जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो बेटा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ताकतवर ये, फिर से कमज़ोर ये, फिर ये, फिर ये, सो वी कॉल इट डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो उल्टा लिख देना, फिर सबसे पहले वीक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आखिर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे कमज़ोर फिर ताकतवर एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेस। बेटा आइए अब हम एक्सचेंज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ें। एक्सचेंज पार्टिकल यानी वो पार्टिकल्स जिनके लेन देन से, जिनके आदान प्रदान से, जिनको एक्सचेंज करने से ये फोर्सेस जन्म लेती हैं। बेटा एवरीवेयर एक्सचेंज इज अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर जनरेशन ऑफ अ फोर्स, याद रखना। किसी भी लेन देन के बिना कोई भी रिलेशन दुनिया में ही नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप की बात करें, अगर आप अपने फ्रेंड को अपना पेन बोरो कर सकते हैं, अपनी बाइक ले दे सकते हैं उसके साथ, वो अपनी नोटबुक आपको दे सकता है, तभी दोस्ती है। अगर आप कोई चीज़ मांगे वो कह दे मैं तो नहीं दूंगा, और वो मांगे तो आप कह दे मैं नहीं दूंगा, तो वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चलती। नेचर में भी यही हाल है, जब तक पार्टिकल का लेन देन ना हो, एक्सचेंज ना हो आपस में, तब तक कोई भी फंडामेंटल फोर्स जन्म ही नहीं लेती है। तो याद रखिएगा, एक्सचेंज पार्टिकल वो पार्टिकल्स हैं जिनके लेन देन से ये फोर्सेस जन्म लेती हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, जिसको हमने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर है, इसके एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है मीजॉन्स। अपने बस नाम ही याद रखने हैं, मतलब यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स ऑफ दिस, डिटेल 12th में क्लास में है। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल हमारे ब्रिज कोर्स में, तो इसमें बहुत डेप्थ में हमें नहीं इनके बारे में पढ़ना, वो 12th के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मीजॉन्स क्या है? मीजॉन्स आर एक्सचेंज पार्टिकल्स विच जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑन द अदर हैंड जो फोटॉन्स हैं, these are exchange particles for generation of electromagnetic force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी जन्म लेती है जब फोटॉन्स का लेन देन हो, एक्सचेंज हो। इसी तरह से बेटा कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम बोसॉन्स कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बोसॉन जो है एस.एन. बोस नाम के इंडियन साइंटिस्ट, सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पे बोसॉन पार्टिकल का नामकरण किया गया, नाम रखा गया। तो बोसॉन्स जो हैं उनके लेन देन से वीक न्यूक्लियर फोर्स जन्म लेती है, राइट। और वो कौन से बोसॉन्स हैं? WNZ वेक्टर बोसॉन्स। तो ये इनके नाम हो गए। बोसॉन तो जनरल कैटेगरी होगी ना, तो कौन से बोसॉन्स? WNZ वेक्टर बोसॉन्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। और आखिर में क्या बचा? ग्रेविटेशन। तो बेटा ग्रेविटॉन्स हैं वो एक्सचेंज पार्टिकल जिनकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जन्म लेती है। ठीक है, अब तो ग्रेविटॉन अभी तक लेबोरेटरी में डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये एक प्रपोजल है, लिखा ना प्रपोज्ड एक्सचेंज पार्टिकल्स। सो मैनी साइंटिस्ट होप दैट इन नियर फ्यूचर लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स द्वारा हम ग्रेविटॉन्स को आइसोलेट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल लैब के अंदर इनका डिटेक्शन नहीं किया गया, बाकी सबका हो चुका है। यानी मीजॉन्स भी हमें मिल गए, WNZ वेक्टर बोसॉन्स भी हमें मिल गए, फोटॉन्स भी हमें मिल गए। ग्रेविटॉन को लेबोरेटरी के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के द्वारा देखा जाना भी बाकी है।